गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम फिर अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। मेरे संग की ओर थे, इसकी हम पहली वीडियो देख चुके हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें हम इस पाठ को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसका जितना सार है मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगी और आज हम इसे समाप्त करेंगे। सेकंड वीडियो रहेगी हमारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। लेखिका ने कहा कि आखिरकार मेरे माँ की जो शादी होगी, लेकिन शादी किससे हुई? एक ऐसे लड़के से जिसने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था और उनका ये कसूर था कि और यही कसूर माना गया कि उन्हें उसे कसूरवार मानते हुए ICS के इम्तिहान से बैठने से रोक दिया गया। जिस परीक्षा को वो देने जा रहे थे उन्हें कसूरवार मानते हुए। अब बताइए, ये बहुत ही गलत था। आगे कहती है लेखिका कि जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक भी नहीं था, यानी कि वो एक ऐसा लड़का था कि उसके पास उसकी कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद नहीं थी, उसकी जेब खाली थी। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। उसने कहा कि जो मेरी नानी ऐसी थी तो मेरी माँ भी वैसी थी। अब भाई नानी के अपनी जो माँ होगी, मतलब एक बेटी होगी, वो अपने माँ के ही नक्शे कदम पर चलेगी, ऐसा माना जाता है। मतलब मेरा भी नहीं है, पाठ यही कह रहा है। अब लेखिका कहती है कि भाई वो मजबूर थी, सिद्धांत ऊंचे ऊंचे थे, ऊंचे ख्यालात की थी और यहाँ तक कि इतने पतले दुबले शरीर वाली थी कि रात भर खादी की जो साड़ी थी उसे रात भर जाग कर उसे पहनने का प्रयास करती थी, उसका अभ्यास करती थी ताकि सुबह उसे किसी प्रकार की समस्या ना हो और दिन में उसे शर्मिंदगी भी महसूस ना हो। यानी कि साड़ी हमारा पहनावा है और साड़ी पहनना ही शोभा माना जाता है। लेखिका आगे कहती है कि मेरी माँ को देख करके मेरी दादी हमेशा कहती थी कि मेरी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छीके पे टांग दी। यानी कि इतनी हल्की फुल्की थी। गनीमत तो यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके जो ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और अपने नाना पक्के साहब माने जाते थे। यानी कि जो उनके नाना थे वो पक्के साहब थे भाई, क्योंकि अंग्रेजियत उनमें झलकती थी और विदेश से वो लॉ की पढ़ाई करके आए थे। यहाँ पे जो है लेखिका ने वर्णन किया है। और आगे लेखिका कहती है कि बस जात से वो हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेजियत झलकती थी। मज़े की बात तो यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। प्रशंसक कहते हैं उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनको सम्मान देने वाले। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहसी ससुर का ही था। एक आन बान शान और शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, जिससे रोमांच क्या कोई परिकथा होगी। भाई वो कह रहे हैं कि इससे रोमांच, इससे अलग कोई और कहानी हो सकती है, इससे आश्चर्यचकित करने वाली, जो मेरी माँ इतने ऊंचे सिद्धांतों की थी और मतलब मेरी नानी इतने अच्छे सिद्धांतों की थी, नेहरू गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाली, और उन्हें एक ऐसा लड़का मिल जाए, उनका पति ऐसा हो जाए कि जो अंग्रेजियत जिसमें झलकती हो और अंग्रेज़ों को सपोर्ट करता हो। तो यहाँ लेखिका दोनों से कंपैरिजन करना चाह रही है, यानी कि दोनों की तुलना की है अलग अलग। आगे लेखिका कहती है
कि मेरी नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, ये उस दौरान की बात कर रही है जो मैंने पहली वीडियो में बताई है। वे रोमांच उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी ना। तिलिस्म कहते हैं मतलब जादुई भरी हो सकती है। दूसरी वजह माँ की अपनी जो शख्सियत थी उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। यानी कि परिजात एक वृक्ष का है, एक पेड़ के लिए आया है यहाँ पे, जिसकी कल्पनाएं लेखिका ने इस पाठ में की है। निष्पक्षता कहते हैं बिना पक्ष के सच और झूठ का मतलब क्या करना, सपोर्ट करना या उसका फेवर लेना। ऐसा नहीं है मतलब फेवर उन्हीं का लेते हैं, कुछ लोग पक्षपाती होते हैं कि भाई जिधर को उनका मन करा उधर को वो फिसल गए, लेकिन वो हमेशा सही का साथ देती थी। निष्पक्ष कहते हैं जो सही के साथ हो, चाहे वो कोई भी है। इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम, और परिजात एक वृक्ष के लिए यहाँ आया है तो उसी से कल्पना की है। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी कि ठोस कहते हैं कि कोई ज़बरदस्ती अगर किसी से कह दे कि भाई डर के कारण या जो भी है, हाँ हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूरी मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। इसमें लेखिका ने कहा है कि चाहे उनकी माँ रही हो, चाहे उनकी नानी रही हो, अलग अलग सिद्धांतों पे चलने वाली थी वो, और उनकी परिवार में बेशक कुछ भी रहा हो लेकिन उनके बातों को महत्वपूर्ण भरपूर जो है सपोर्ट किया जाता था और महत्वपूर्ण माना जाता था उनकी बातों को। यानी कि उनकी बातों को तवज्जो दी जाती थी। यहाँ इस पाठ में ये कहा गया है। आगे लेखिका कह रही है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। वो कहने का मतलब है कि हम पे जो बैल हैं, हम हाथियों की बात क्यों करें भाई। बड़ी बड़ी बातें ना करके काम ऐसे करने चाहिए जो उचित भी हों और जो काम होने चाहिए। अब हाथी खेत तो नहीं जोत सकता, वो काम किसका है, बैलों का है तो बैलों पे ही करवा दो। बैलों का काम है तो हाथी से तो होगा नहीं ये काम। बचपन में ही मुझे इस मिले जुले या जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। ये जो कठिन शब्द हैं इनकी मैं अलग से आपको बताऊंगी कि यहाँ मुस्तैद का जो अर्थ आया है, जो कठिन शब्द आया है उसका अर्थ होता है तत्पर रहना, यानी कि किसी काम को करने के लिए एकदम तैयार। आगे कहती है लेखिका कि उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मरजात पिता भी पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए। जिस तरह पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अब यहाँ लेखिका कह रही है कि अगर किसी में आज़ादी का जुनून है तो भाई उसे बाध्य नहीं करना चाहिए, उसे उसके स्वतंत्र विचारों पे छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि उसे जरा सी बात करेगा तो वो सबसे पूछेगा, उनकी परमिशन लेगा। यहाँ कहना चाह रही है लेखिका, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। अब यहाँ लेखिका कह रही है कि मैंने जितना भी अपनी माँ को जाना, पहचाना, समझा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो भारतीय माँ है। भारतीय माँ की तरह हमने उसे बिल्कुल नहीं पाया। उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया,
ना ही तो उन्होंने कभी हमें लाड दुलार किया और ना ही उन्होंने हमारे लिए कभी खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। और उन्होंने हमें ऐसा भी नहीं कि हम लड़कियां थे तो जैसे एक माँ का काम होता है कि अपनी बेटी को कहे कि कैसे एक दूसरे घर में जाते हैं, एक अच्छी पत्नी कैसे बनना है, कैसे उनके परिवार को आपको संभालना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ लेखिका ने कहा कि कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में। वो कह रही हैं कि उनमें रुचि भी नहीं थी इन कामों को कि मैं लूँ तो कि छोटे बच्चों के साथ में लग जाऊँ या रसोई में लग जाऊँ। उनकी रुचि किस चीज़ में थी? साहित्य पढ़ने में, किताबें पढ़ने में, संगीत सुनने में। और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी क्योंकि वो बीमार थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे और न उनसे काम आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो परिवार वाले थे उन्हें कुछ ऐसी उनसे उम्मीद नहीं थी कि भाई वो ये काम करेंगे, और ना ही वो उनसे किसी चीज़ की उम्मीद रखते थे। वो जो कर रही हैं ठीक है, उन पे पूरी स्वतंत्रता को उन्हें छोड़े हुआ था। आगे कहती हैं कि उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी। अब ये भी क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं उन्हें टोकते थे। लेखिका ने कहा भाई ये भी एक प्रश्न बनता है, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारिक कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। वो कह रही है फिर ऐसा क्या खास था भाई, ना तो वो एक अच्छी पत्नी थी, ना एक अच्छी माँ थी, और ना ही वो इन कर्तव्यों का पालन करती थी, ऐसे कोई काम भी नहीं करती थी। साहसी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। अब लेखिका कह रही है कि मैं सिर्फ इतना ही उन्हें जान पाई कि एक तो वो साहसी थी, साहसी खानदान के, और रोब उनमें पूरा भरपूर था। पहला क्या था, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। अच्छा, उनकी खासियत थी। अब कोई तो रीज़न होगा। लेखिका ने कहा कि भाई मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आखिर वो क्या बात थी कि उन्हें घर वाले रोक टोक नहीं करते थे, जबकि वो ना तो बच्चों पे इतना ध्यान रखती थी, ना वो किचन में जाती थी, ना उन्हें कि अच्छी पत्नी का काम आता था, ना ही वह अपने कामों में व्यस्त रहती थी। फिर उनकी खासियत क्या थी? तो उन्होंने खास बात दो ढूंढी है, पार्ट में दी गई है दो बात। नंबर 1, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। नंबर 2, वे एक गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर होने नहीं देती थी। अब देखिएगा गोपनीय बात क्या, अगर किसी ने उनसे कहा कि भाई ये बात आपसे शेयर किया, आप दूसरों को नहीं बताना, तो इस बात का पूरा ख्याल रखती थी कि इस बात को वो उजागर ना करें, यानी कि सार्वजनिक ना करें। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्त वह हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है कि बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की है। अब देखिए लेखिका ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो माँ की भूमिका उनके पिता ने निभाई थी। यहाँ तक कि हमारे घर में ऐसा एक नियम था कि अगर मेरी बहन की भी कोई चिट्ठी आई है तो कोई घर वाले ये नहीं पूछते थे कि भाई ये लड़की की चिट्ठी है, इसमें क्या लिख रहा है, या इसे पढ़ के खोलें। नहीं, सबको आज़ादी थी और वो जिसकी चिट्ठी थी उसे वो ही खोलता था। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब आगे कहती हैं कि दूसरे के नाम क्यों न हो, भाई चाहे उसकी बहन के हो या किसी और के नाम, कोई नहीं खोल के देखता था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। वो कह रही हैं कि और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी है या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट थी फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए।
यानी कि वो कह रही हैं कि निजीत्व यानी कि अपने निजी जीवन में आप कुछ भी कर सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। अब लेखिका कह रही है कि लीक से हटकर कोई काम करने वालों में अगर मेरी नानी या मेरी दादी ही थी तो चलो बात यहाँ तक सीमित थी, लेकिन बात तो जब हुई कि जब एक मेरी परदादी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, खानदान में चलो छोड़ो, मेरी नानी और मेरी माँ तक ही सीमित रही तो मैं मान लेती। अब बात मुझे जब पता चली कि मेरी परदादी भी कुछ ऐसे ही काम करती थी लीक से हटकर, तो ये बहुत एक अलग ही रोमांच भर देने वाली कहानी है कुछ। अब बात कर रही है अपनी परदादी की। बताया जा रहा है कि उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा से फजल से उनके पास कभी दो से, फजल यहाँ पे एक शब्द आया, अभी मैं इसका मीनिंग आपको बताती हूँ। यहाँ पर फजल का अर्थ है अनुग्रह या दया। अब उसने कहा, किसने? लेखिका की बात हो रही है आगे। कह रही है कि जैन समाज में अपरिग्रह, अब यहाँ अपरिग्रह भी आया है, इसका शब्द भी देखते हैं क्या। इसका अर्थ होता है संग्रह न करना या इकट्ठा न करना, कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसीलिए वहाँ तक तो ठीक था। हुई मेरी परदादी ने मंदिर, यहाँ कह रही है कि जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। यहाँ लेखिका कह रही है कि अब अपनी दादी की बात बता रही है कि मेरी परदादी कितनी लीक से हटकर काम करने वाली थी, कि आश्चर्य तो तब हुआ जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई और मेरी दादी ने एक ऐसी मन्नत मांगी मंदिर में जाकर कि जो मोहल्ले वाले थे, जो गांव वाले थे, जिसने भी सुना उसे वो चकित रह गया। चकित कहते हैं यानी चौंक जाना। उन्होंने मंदिर में जाके मन्नत मांगी कि मेरी पतोहू का जो पहला बच्चा है वो लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। रवायती कहते हैं मतलब ये कोई रीति नहीं थी, लड़कियों के लिए कोई मन्नत नहीं मांगता था, लड़कों के लिए मन्नत मांगता था। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात थी जब उन्होंने बिल्कुल कुछ हटके ऐसा किया। भगवान और अपने बीच पोसीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। अब उसने कहा कि ये मन्नत ऐसी भी नहीं थी कि उन्होंने मन में ही मांग ली, उन्होंने तो सार्वजनिक कर दिया ये बात कि मैं तो मंदिर गई थी, मैंने वहाँ ये मन्नत मांगी है कि अगर मेरे पतोहू के यानी कि मेरे पोते की अगर बहू के बच्चा होगा पहला तो वो लड़की होगी, मैंने ऐसी मन्नत मांगी है। अब ये सुन के हर एक आदमी जो है चौंक रहा था। अब क्योंकि बात चौंकने की थी, ऐसी कोई वहाँ पे जब ये रीति नहीं थी, जब तो लड़कों को प्राथमिकता दी जाती थी। अब लेखिका कह रही है कि अब देखिए मेरी दादी कितने हटके काम करने वाली थी, कितने लीक से चल के अलग जो है काम करने वाली थी। मतलब पूरा पुश्तैनी मेरा ख़ानदान भरा हुआ था ऐसे लोगों से जो कैसे थे, जो बिल्कुल अलग थे, समाज में कुछ अलग अपनी पहचान बनाई है जिन्होंने। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली कि ऐसा भाई इनका दिमाग में फितूर क्यों भरा है, उसकी वजह ढूंढी तो मिली नहीं। यह भी नहीं कह सकते थे कि ख़ानदान में जो है पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई है, ये भी हम नहीं कह सकते थे। इसलिए माँ की बेचैनी, माँ जी बेचारी जो कन्यादान के पुण्य के अभाव को जो पूरा करना चाहती है या उसके कन्यादान के चक्कर में है, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दुहारती रही। अब देखिएगा बदस्तूर यहाँ पे एक शब्द आया है, इसका अर्थ मैं बता, यहाँ इसका अर्थ होता है नियम से। बदस्तूर मीन्स नियम से मंदिर जाती रही और अपना काम करती रही। नुक्कड़ गांव जाना
मतलब कि पूरा नुक्कड़ गांव जानता था दादी को। माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है। वह तार का तार इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मरवता में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती खेलेगी, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान नहीं रहा होगा। अब यहाँ लेखिका कह रही है कि भाई जो है मेरी दादी ने तो पूर्ण रूप से ये तय कर लिया था कि मेरी जो पतोहू है, यानी कि पोते की बहू का जो बच्चा होगा पहला, वो बेटी ही होगी। लेकिन वो कह रहे भाई मेरी माँ की भी तो कुछ रही होगी, वो भी तो कुछ अपने मन में सोच रही होगी कि मेरी पहली औलाद क्या हो। खैर वो तो वही जाने। आगे बढ़ते हैं। आगे लेखिका कहती है कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तुजू सुन भगवान कुछ ऐसी ही अफरा तफरी में आ गए कि एक दो नहीं, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब यहाँ लेखिका कह रही है कि भगवान भी इतने प्रसन्न हुए मेरी दादी की मन्नत से, और उन्होंने ऐसा उनमें अफरा तफरी मची कि उन्होंने लगातार मेरी माँ की गोद में 5 लड़कियों को भेज दिया। ठीक है, भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की जो है खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी सादा, अब यहाँ पर लेखिका उस चोर की कहानी बताने जा रही है। वो कह रही है कि चलो ये तो भगवान से बात थी, मेरी दादी के जो परदादी के तो संबंध चोरों से भी थे, वो तो चोरों को भी अपने उसमें ही कर लेती थी। अब ये कहानी बता रही है कि हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द, नुक्कड़ एक गांव का नाम आया है, बारात में गए हुए थे, और औरत सज धज कर रत जगह मना रही थी, क्योंकि रात में रत जगह होता है। नाच गाने और ढोलक की थाप पर के शोर में नामी चोर कब घुस गया हवेली में, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत से कि जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। यानी कि शोर हो रहा था औरतों का। इसमें लेखिका कह रही है कि मेरी दादी के कमरे में उस दिन मेरी दादी अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि शोर, महिलाओं का शोर हो रहा था, क्योंकि रत जगह हो रहा था वहाँ। तो उस शोर से बचने के लिए वो दूसरे कमरे में जा सोई। इत्तेफाक से चोर भी उसी कमरे में जा घुसा। अब हुआ क्या हुआ, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो चोर था वो बदकिस्मत से उसी कमरे में जा पहुंचा जिसमें दादी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने के लिए दादी जो उस कमरे में सो रही थी, अब उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी जो पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद गहरी चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई, क्योंकि बुढ़ापे की नींद थी। अब चोर जैसे ही धीरे धीरे घुसा, वो उसकी आहट से ही उसकी दादी की आँख खुल गई। कौन? माँ जी का आंसर हुआ कौन। आहट जैसी चोर की हुई तो माँ जी ने प्रश्न किया, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने कहा कि जी मैं। युगों से चला आ रहा है पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला। माँ जी ने कहा कि पानी पिला। माँ जी ने कहा जी मैं। चोर जो है झिझक कर रह गया। चोर जो है एकदम से झिझका और उसने कहा कि ठीक है भाई जी। जब तक माँ जी के बिस्तर के बराबर से टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा कि यह लोटा ले और कुएं से पानी भर के ला। माँ जी ने चोर को आदेश दिया। चोर घबरा गया और अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना है और कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। अब देखिए, दादी बड़ी अनुभवी थी और उन्होंने कैसे जाना कि ये चोर है, और उसे लोटा थमा दिया बिना किसी प्रश्न के, और कहा कि जा कुएं से पानी भर के ले आ।
देखिए बच्चों, चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे ये वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी और इसकी एक छोटी वीडियो, एक अंतिम लास्ट में अभी बहुत सारे पेज रह रहे हैं, उसमें मैं इसे समझाने का प्रयास करूँगी। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके सुन लें, ठीक है। इसे देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम ऐसे ही पूरे को शॉर्ट में समझा देंगे तो पता नहीं चलेगा प्रश्न कहाँ से बन जाए। तो आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझें और सुने, ठीक है। इसे मैं पूरा कर दूँ, इस चैप्टर को, ये चैप्टर फिनिश कर देती हूँ, फिर हम जो दूसरी वीडियो में एक वो भी 10-12 मिनट की रहेगी उसे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चोर एकदम से जब पानी के लिए उनसे कहा कि तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर से टटोल कर लोटा जो है ढूंढ के उसे दे चुकी थी और उनसे कहा कि जा वहाँ से पानी भर ला। चोर घबरा जाता है और उन्होंने ये सुन के कि वो कैसे जाना कि ये चोर है और कमर में बंधा है और कमर में भाग भगवान में उसका था, पर बुढ़िया भाग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा, जल्दी कर भाई। तभी तो माँ जी ने कहा कि बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब चोर कह रहा है कि भाई उसने तो सीधे सीधे कह दिया मानो कि तू पानी ले आ। पता नहीं कैसे, मुझे खुद मतलब पता नहीं था, वो बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ था। लेकिन खैर वो चोर था, वो तो अपने आप में डर रहा था कि भाई मैं तो चोर हूँ, कैसे पानी ला के दूँ, कहीं मुझे पकड़ ना ले, मुझे मारे ना, मेरी धुनाई ना कर दे। यहाँ तक ये बात होती है। अब आगे क्या होगा, पानी लेने चोर को भेज दिया है और चोर अपने आप में ही चिंतन मनन कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप इसे सुन लें और नेक्स्ट वीडियो हम इसकी कल डालेंगे, आप उसे पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर, ध्यान रखें अपना, ठीक है बच्चों, ओके बाय।